जय हिंद दोस्तों, मैं दिवेश कुमार और आप देख रहे हैं एस्पिरेंट्स मैथमेटिक्स का यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने देखा कि बेसिक मैथमेटिक्स का हम लोगों ने पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया है और इसमें हम लोग नंबर्स को बहुत ही अच्छे से कवर किया है, चाहे वो रियल नंबर हो, इमेजिनरी नंबर हो, रेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, इंटीजर हो, प्राइम नंबर हो, कंपोजिट नंबर हो, सबको कवर कर लिया। ठीक ना, बहुत अच्छे से कवर किया है। अगर आप आराम से देखिएगा तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को इसमें 1% भी डाउट होगा। ठीक है, मैं कल बोला था कि जो होमवर्क हम आप लोग को 9 सवाल दिए थे उसमें से 2 क्वेश्चन मैं आपके सामने बोर्ड पर लेकर के आया हूँ। इसी दोनों का सोल्यूशन मैं करूँगा और उसके बाद हम लोग आगे टॉपिक पर चलेंगे। ठीक है, आपको अगर कोई इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मतलब कॉमेंट कीजिएगा या मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं उसका सोल्यूशन आपको दे दूँगा। ठीक है, चलिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन, ये कल के होमवर्क का क्वेश्चन है, बस 2 मिनट टाइम लूँगा, इसके बाद हम लोग आगे टॉपिक पर चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या था? द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच 1 प्लस आयोटा का पावर 2n और 1 माइनस आयोटा का पावर 2n का वैल्यू बराबर होगा। मतलब क्या कह रहा है कि n का वह छोटा से छोटा वैल्यू बताइए जिसके लिए LHS पार्ट और RHS पार्ट दोनों का वैल्यू क्या हो जाए, बराबर हो जाए। डैट मीन्स देखिए आपके पास गिवन क्या है, आपके पास गिवन जो है वो है 1 प्लस आयोटा का पावर 2n बराबर 1 माइनस आयोटा का पावर 2n। मतलब n के जगह पर हम इसमें से क्या रख सकते हैं, स्मॉलेस्ट का मतलब छोटा से छोटा क्या रख सकते हैं। ठीक है, अब इसको अगर ब्रेक करेंगे तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर का पावर n। कोई दिक्कत है क्या? इसको लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा का पावर 2 का पावर n, क्योंकि कल भी आपको ये बात बताया था कि पावर का पावर रहेगा तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तब ना 2n हो जाएगा। अब इसको ब्रेक कर लीजिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो मतलब 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा और प्लस आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा और माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, सॉरी प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। इसका पावर कितना, n, इसमें भी पावर इसका n। अब इसको ब्रेक कीजिएगा तो आप क्या देखिएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू आयोटा 2 आयोटा और ये आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 का पावर कितना, n इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 1 का 1 माइनस 2 आयोटा और ये भी आयोटा स्क्वायर हो जाएगा तो उसका वैल्यू कितना, -1 का पावर n। अब इसमें 1 से 1 कैंसिल, इसमें भी 1 से 1 कैंसिल, डेट मीन्स ये आपका हो गया 2 आयोटा का पावर n इज इक्वल टू -2 आयोटा का पावर n। अब आप ही एक बात बताइए कि इस दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ पर n का क्या वैल्यू हम रख सकते हैं, 1 वैल्यू रखेंगे, 2 वैल्यू रखेंगे, 3 या 4। सोच करके देखिए, अगर कोई भी ऑड पावर तो आ नहीं सकता, क्योंकि अगर ऑड पावर आएगा तो इसका ऑड पावर होगा, यानी अगर विषम संख्या पावर में रहेगा तो इधर निगेटिव में आएगा रिजल्ट और इधर पॉजिटिव में आएगा, तो बराबर हो ही नहीं सकता। मतलब 1 और 3 तो पहले ही कैंसिल हो गया, 2 और 4 में से कुछ भी रख सकते हैं। अगर 2 रखेंगे तो 2 का पावर 2 4 हो जाएगा, -2 का पावर भी 2 4 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर यहाँ पर आप 2 रखते तो ये भी आयोटा स्क्वायर बनेगा और ये भी आयोटा स्क्वायर बनेगा और दोनों वैल्यू सेम हो जाएगा। आप करके देख लीजिए, 2 आयोटा का पावर 2 रखने पर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 आयोटा स्क्वायर, वैल्यू कितना हो जाएगा, -4 और -2 आयोटा का भी होल स्क्वायर कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर, वैल्यू कितना, -4। दोनों सेम आ रहा है ना, और 4 रखने पर भी वही आएगा। लेकिन हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 2, क्योंकि वो क्वेश्चन में क्लियर करा कि स्मॉलेस्ट मतलब हमको छोटा से छोटा लेना है, इससे बड़ा नहीं। मतलब अगर 2 और 4 में तो दोनों सही ऑप्शन है। 4 भी पावर रखने पर देखिए, इसका पावर 4 कीजिएगा, इसका भी पावर 4 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर 4 पावर कितना होता है, 16 आयोटा का पावर 4 और ये भी आपका क्या बनेगा, 16 आयोटा का पावर 4। तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 और इसका भी वैल्यू 16। दोनों पर सही आ रहा है, पावर 2 रखने पर भी और पावर 4 रखने पर भी। लेकिन हमारा सही आंसर क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा 2। यानी यहाँ पर आप लिखिएगा, इसको आगे अगर लिखना चाहिए तो आप इसको क्या लीजिएगा, 2 का पावर n इंटू आयोटा, बेकार है ये लिखना, ठीक ना, हैंस n इज इक्वल टू 2 डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, n बराबर 2 आपका आंसर आ गया। क्लियर है? चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं अब सेकेंड वाला क्वेश्चन का। ये कह रहा है इफ n इज ए पॉजिटिव इंटीजर देन इतना बराबर व्हाट, इसका वैल्यू क्या आएगा। n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर करने का मतलब 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर हो सकता है। अब इसमें आपको गिवन जो दिया गया है, गिवन 1 प्लस आयोटा बट्टे 1 माइनस आयोटा का पावर 4n प्लस 1। कोई दिक्कत है ना? अब इसको आप पहले ब्रेक कर लो, इसको सॉल्व कर लो। आपको पता है इस तरीके का कलम आपको बताए थे कि इसमें क्या करना रहता है,
हरों का परमीकरण, इंग्लिश में बोले तो उसको रेशनलाइजेशन कहते हैं, कर लीजिए, वो छोटा टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बराबर इसका वैल्यू क्या आएगा आपका 1 प्लस आयोटा बट्टे 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा बट्टे 1 प्लस आयोटा का पावर कितना 4n प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको गुना कीजिएगा तो आपका बन जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, अब बट्टे आपका हो जाएगा 1 प्लस आयोटा आई इंटू 1 माइनस आयोटा का पावर कितना का पावर 4n प्लस 1 इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर बाई, इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर तोड़ेंगे मतलब 1 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर का पावर कितना 4n प्लस 1। क्लियर है। अब देखिए आगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 आयोटा अब माइनस 1 का क्या आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, अब बट्टा 1 अब माइनस माइनस प्लस 1 का पावर 4n प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और नीचे में क्या आपका बन जाएगा, नीचे में आपका बन जाएगा ऊपर 2 आयोटा बट्टे 2 का पावर कितना 4n प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा यानी आयोटा का पावर 4n प्लस 1। और आप ही बताओ कल जो आपको इंपॉर्टेंट वैल्यू लिखा रहे थे 4 को, उसमें पहला पॉइंट लिखाए थे कि आयोटा का पावर 4k अगर रहेगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा। देखिए 4 को लिखाए थे ना इस तरीके से, याद कीजिए, पहला लिखाए थे आयोटा का पावर 4k, दूसरा लिखाए थे आयोटा का पावर 4k प्लस 1, आयोटा का पावर 4k प्लस 2, आयोटा का पावर 4k प्लस 3 बताए थे। देखिए इसका वैल्यू जो होता है, इसका वैल्यू कितना होता है 4 के गुणांक में जब भी आ जाए तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। इसका वैल्यू बताए थे, इसका वैल्यू आयोटा के बराबर, इसका वैल्यू आपको बताए थे आयोटा स्क्वायर यानी -1 के बराबर, इसका वैल्यू आपको बताए थे माइनस आयोटा के बराबर। याद कीजिए यहाँ पर क्या बताए थे, k कोई पॉजिटिव इंटीजर या फिर आप k को बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कह सकते हैं, दोनों एक ही बात। क्लियर है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4n प्लस 1 के रूप में, आयोटा का पावर 4n प्लस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा आयोटा होगा। आप इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आपका आंसर हो गया सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो गया बी ना, हाँ बी। क्लियर है। 2 क्वेश्चन कल के होमवर्क वाला में से था, अगर आप बना लिए थे तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि आपने सॉल्व कर लिया था। अगर नहीं कर पाए थे तो इसका सॉल्यूशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने थ्योरी की कॉपी में इसको जरूर नोट कीजिएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आज क्लास जो हमारा अब होगा वो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। नंबर को हम लोग खत्म कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं यहाँ पर, अब हमारा न्यू टॉपिक आएगा, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो अब हमको जो पढ़ना है आगे का टॉपिक, आप लोग को याद होना चाहिए कि जब हम इंटीजर आप लोग को पढ़ा रहे थे तो उसमें इनफाइनाइट आया था, तो मैंने कहा था कि आपको इनफाइनाइट का कंसेप्ट बताऊंगा जब नंबर खत्म हो जाएगा। तो छोटा सा टॉपिक है इनफाइनाइट के बारे में, आपको एक बहुत अच्छी बात आज सीखने को मिलेगी। इससे पहले हो सके आपको नहीं पता होगी, या भी अगर पता होगी भी तो थोड़ा कम रही होगी, ठीक ना। पहले देखिए क्या हम लोग लेके आने वाले। हमारा टॉपिक होगा, आप लोग भी अपना हेडिंग लगा लीजिएगा, कंसेप्ट ऑफ इनफाइनाइट। हेडिंग लगा लीजिएगा, कंसेप्ट ऑफ इनफाइनाइट। देखिए इनफाइनाइट को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो इस तरीके के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और माइनस इनफाइनाइट को इस तरीके से। इनफाइनाइट या इन्फिनिटी दोनों चीज़ को बोलते हैं, यही चीज़ है ना, ठीक है। पहली बात आपको एक बात बता दें कि इनफाइनाइट, और इसमें हम कुछ बातों को सिर्फ लिखेंगे और कुछ नहीं, ये सिर्फ कंसेप्ट इसके बारे में सीखना है कि हम ये क्या होता है। इनफाइनाइट कहिए या इन्फिनिटी कहिए, ये कोई नंबर नहीं होता है, इट इज़ ए ओनली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से कोई नंबर है, लेकिन इनफाइनाइट हमारा कोई नंबर नहीं होता, ये केवल हमारा एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। और ये लिखना बिल्कुल गलत है किसी वेरिएबल को इनफाइनाइट के बराबर कि x बराबर इनफाइनाइट। इट इज़ रॉन्ग टू राइट x इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इसको सही लिखने का तरीका क्या है, तो इसको टेंस के रूप में लिखा जाता है, x टेंस टू इनफाइनाइट। बाय द वे अगर हम कभी लिख भी देते हैं कि x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, हमको यहाँ पर समझना चाहिए कि x जो होगा वो कोई भी रियल नंबर से एक बड़ा नंबर होगा।
ठीक ना। x इज ए ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन एनी रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर से बड़ा नंबर वो हो सकता है, 5 से 6 से 10 से 9 से 10 से 11 से 12 से किसी भी रियल नंबर से बड़ा नंबर आ सकता है। हम पॉइंट बाय पॉइंट ये सारे बातें को लिखने वाले हैं, उसके बाद इसका प्रॉपर्टी बताने वाले हैं, इन्फिनिटी का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। देखिए सबसे पहला पॉइंट हम इसमें क्या आपको लिख रहे हैं, इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी इज नॉट ए नंबर, ये कोई नंबर नहीं है, क्लियर। दूसरी बात, इट इज ओनली ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अगला, इट इज रॉन्ग टू राइट, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये लिखना गलत है, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। राइट मेथड टू राइट इनफाइनाइट एज x टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसको पढ़ते क्या है, x टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्लियर है। चारों बातों को एक बार फिर से बोल रहा हूं मैं। सबसे पहली बात, इनफाइनाइट हो या माइनस इनफाइनाइट हो, यह कोई नंबर नहीं है। दूसरी बात, ये एक केवल इट इज ओनली ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, या बस एक सिंबल दिया गया, सिंबल का मतलब संकेत समझ लीजिए, ठीक ना। ये एक सिंबल बनाया गया है, चिन्ह बनाया गया है रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। और इट इज रॉन्ग टू राइट x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब किसी भी नंबर को हम इन्फिनिटी के बराबर में नहीं लिख सकते, ये लिखने का एक गलत तरीका, अगर लिख देते हैं तो आप वहाँ पर गलत रूल से जा रहे हैं, ठीक है। राइट मेथड टू राइट इनफाइनाइट एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट को लिखने का एक सही तरीका बताया गया, वो टेंड्स टू के फॉर्म में, इक्वल के फॉर्म में कभी नहीं लिखा जा सकता, ठीक ना। क्योंकि कोई भी 100% एक्यूरेट इनफाइनाइट के बराबर नहीं होता। टेंस का मतलब, लिमिट चैप्टर आप एक पढ़िएगा 11th क्लास में तो आपको पता चलेगा, उसी में इसका सबसे ज्यादा यूज है। टेंस का मतलब होता है स्टैटिक वैल्यू, ठीक ना, रनिंग वैल्यू। एक होता है स्टैटिक वैल्यू और एक होता है रनिंग वैल्यू। अगर हम बोल दें कि x इज इक्वल टू 2, तो ये आपका स्टैटिक वैल्यू है, मतलब ये फिक्स वैल्यू है, ठीक है। और अगर बोले कि x टेंड्स टू 2, मतलब यह एक रनिंग वैल्यू है। रनिंग वैल्यू का मतलब करेक्ट एक्यूरेट 2 नहीं दे रहा है, 2 से थोड़ा बड़ा भी हो सकता है और 2 से थोड़ा छोटा भी हो सकता है, 2 से हल्का बड़ा भी हो सकता है, 2 से हल्का छोटा भी, मतलब 2 के इर्द गिर्द में कोई भी नंबर इसका वैल्यू आ सकता है। तो इसको बोलते हैं स्टैटिक वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं, रनिंग वैल्यू बोलते हैं। तो इनफाइनाइट को हमेशा रनिंग वैल्यू के रूप में लिखा जाता है। कोई दिक्कत है? ये 4 बातें थी इनफाइनाइट के बारे में। अब आपको बता रहे, एक नोट पॉइंट करके इसमें लिखिएगा, if we write x is equal to infinity, then we should understand that अगर हम कभी बाय द वे लिख, चाहे कहीं पर लिखा हुआ है x is equal to infinity, कहता है कि इफ वी राइट x इज इक्वल टू इन्फिनिटी देन वी शुड अंडरस्टैंड दैट, तब हमको ये समझना चाहिए, पहली बात, x इज ग्रेटर देन एनी रियल नंबर। x जो होगा वो किसी भी रियल नंबर से बड़ा ही होगा, ठीक है। और दूसरी बात, x इज नॉट अ फिक्स नंबर, और x कोई फिक्स नंबर नहीं होगा। अगर ऐसा कभी लिखा हुआ है कि x इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ रहा है, तो आपको वहां पर समझना होगा कि x ग्रेटर देन होगा किसी भी रियल नंबर से, 5, 7, 10, 15, 50, 9, 5 लाख करोड़ खरब कुछ भी रहे, उस सबसे बड़ा होगा, ठीक है। और x कोई भी फिक्स नंबर नहीं है, ये फिक्स नहीं किया जा सकता कि वो कौन सा वैल्यू होगा x का, या x कौन सा नंबर है। इज दैट क्लियर? यही था कंसेप्ट ऑफ इन्फिनिटी के बारे में। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक ना, कि इनफाइनाइट के साथ कुछ ऐड होगा, सब्सट्रैक्ट होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, तो क्या आएगा वो आपको बताना है। तो इसके बाद का हमारा हेडिंग होगा प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले, ठीक है। पहला बात,
कि अगर किसी नंबर के साथ इनफाइनाइट ऐड हो जाए, चाहे इनफाइनाइट के साथ कोई नंबर ऐड हो जाए, तो उसको क्या बना देगा? इनफाइनाइट बना देगा। ठीक है, किसी भी नंबर के साथ अगर इन्फिनिटी को ऐड कर दिया जाए तो उसको क्या बना देगा? वो इनफाइनाइट बना देगा। दूसरी बात, अगर किसी नंबर से इनफाइनाइट सब्सट्रैक्ट कर दिया, इनफाइनाइट में से किसी नंबर को सब्सट्रैक्ट कर दिया, वो भी क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट बन जाएगा। ठीक है, तीसरी बात, अगर किसी नंबर को इनफाइनाइट के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आपका दे देगा, किसी नंबर को इनफाइनाइट के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आपको बना देगा इनफाइनाइट चाहे माइनस इनफाइनाइट, दोनों एक ही चीज़ है। क्यों बनेगा ये आपको बता रहे। देखिए, अगर ये पॉजिटिव नंबर होगा, अगर यक्स कोई पॉजिटिव नंबर होगा तो प्लस इनफाइनाइट बनाएगा, और यक्स कोई निगेटिव नंबर होगा तो वो माइनस इनफाइनाइट बनाएगा। ठीक है, यानी पॉजिटिव नंबर से इनफाइनाइट में गुना करने पर प्लस इनफाइनाइट और निगेटिव नंबर से गुना करने पर माइनस इनफाइनाइट बनाएगा। क्लियर है ये चीज़? आगे देखिए, चौथी बात, एक्चुअली में ये सही एग्जैक्ट नहीं है चौथा चीज़ जो हम लिख रहे हैं, लेकिन आप इसी को लेकर के चलिएगा। सवाल सॉल्व करने के लिए आपको यही फायदेमंद देगा, यही काम देगा कि किसी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते तो उसका वैल्यू क्या बन जाता है? इनफाइनाइट बनता है। और अगर किसी नंबर को अगर इनफाइनाइट से डिवाइड करते तो क्या बनता है? 0 बनता है। किसी नंबर को इनफाइनाइट से डिवाइड करने पर 0 और किसी नंबर को 0 से डिवाइड करने पर इनफाइनाइट बनता है। ठीक है, छठी बात कि अगर इनफाइनाइट को इनफाइनाइट के साथ ऐड किया जाए तो क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। सातवीं बात, अगर इनफाइनाइट का पावर इनफाइनाइट आ जाए तो इसका वैल्यू भी क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। लेकिन आपको एक बात समझा दूं कि इनफाइनाइट के साथ अगर इनफाइनाइट ऐड हो रहा है तो इनफाइनाइट आ रहा है, लेकिन अगर इनफाइनाइट के साथ इनफाइनाइट को सब्सट्रैक्ट किया जाए तो क्या वो भी इनफाइनाइट होगा? तो वो इनफाइनाइट नहीं होगा। आपको बता दें, जैसे कि 7 के बाद 8 नंबर हम आपको बता रहे हैं, ये बीच में थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ पर 8वां नंबर हम लिख रहे हैं कि अगर इनफाइनाइट के साथ इनफाइनाइट को घटाया जाए, जैसे इन्फिनिटी का पावर इन्फिनिटी है तो आपको इन्फिनिटी आया ना, लेकिन अगर इन्फिनिटी का पावर 0 आ जाएगा तो ये क्या होगा? तो आपको बता दें, इस दोनों का कोई वैल्यू ही नहीं होगा, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म या मीनिंगलेस फॉर्म। वैसा फॉर्म जिसका कोई वैल्यू ही ना हो उसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म या मीनिंगलेस फॉर्म कहते हैं। लिमिट चैप्टर में आपको बताएंगे। अभी तक 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म डिटरमाइन किया गया है जिसका वैल्यू नहीं दिया गया है। ठीक है, उसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहा जाता है, उसको उसी रूप में वहीं पर छोड़ दिया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म, या इसी को आप कह सकते हैं मीनिंगलेस फॉर्म। मीनिंगलेस फॉर्म, क्लियर है? वैसा फॉर्म जिसका कोई मीनिंग ना हो या कोई वैल्यू नहीं डिटरमाइन किया जा सकता, उसको हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहेंगे। तो आपके मन में ये उत्सुकता होगा, सर वो चीज़ बता दीजिए कि वो कैसा, उतना कै वो वैसा वैल्यू है जिसका कोई वैल्यू नहीं निकलता, कितना वैसा फॉर्म है? अभी तक 7 हैं, जिसमें 2 पार्ट में 4 एल्जेब्रिक है और 3 एक्सपोनेंशियल है, मतलब पावर वाला 3 है और 3 जो हमारा एल्जेब्रिक है। हम आपको दिखा दे रहे हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म ये कितने टाइप्स के हैं? ये 2 टाइप्स के हैं, एक एल्जेब्रिक और दूसरा एक्सपोनेंशियल। एल्जेब्रिक में 4 को, एक्सपोनेंशियल में 3 है। एल्जेब्रिक में कौन कौन है? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बट्टा इन्फिनिटी और 0 बट्टा 0। ये 4 फॉर्म जो है वो एल्जेब्रिक में है। पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। और एक्सपोनेंशियल में होगा ये किसी न किसी के पावर में, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू पावर 0 और तीसरा 0 टू द पावर 0। ये 3 फॉर्म और ये 4 फॉर्म इधर। टोटल 7 इंडिटर्मिनेट फॉर्म है। इस 7 का कोई वैल्यू नहीं होता। जैसे कि अगर हम आपको बोल दें कि x स्क्वायर बट्टे x स्क्वायर माइनस 9 x माइनस 3, अब पुट x बराबर 3, विदाउट कोई रूल लगा, इसमें सीधे डायरेक्ट अगर पुट करना हो तो आप देखिए पुट करने पर क्या बन जाएगा? 3 तिया 9 माइनस 9 0 और 3 माइनस 3 कितना? 0। यानी ये आपका क्या आ जाएगा? वैल्यू 0 बट्टे 0 फॉर्म में आ जाएगा। तो इसका आंसर आप ये नहीं कि 0 कह दीजिएगा। 0 बट्टे 0 हमारा क्या है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आप 0 बट्टे 0 काट करके इसको 1 कर दीजिए। जब हम लिमिट लेकर के आएंगे, बहुत जल्द लेकर के आने वाले, आपका बेसिक खत्म होने के बाद हो सके तो लिमिट ही पढ़ाऊंगा, चिंता मत कीजिए, तो उसमें आपको ये काम आएगा।
क्लियर है। ये सारे इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ये 7 कोई ऐसा फॉर्म है जिसका आज तक कोई वैल्यू नहीं दिया गया है, इसको इसी तरीके से छोड़ दिया जाता है। हाँ, कुछ मेथड लगा करके, जैसे कि जुगाड़ लगा करके होता है ना। अब जैसे कि खास करके बिहारी इसमें बहुत ज़्यादा तेज होता है, कोई भी काम अगर नहीं हो पा रहा है तो उसमें जुगाड़ लगाएगा। जुगाड़ लगाने का मतलब क्या कि तगड़म, कुछ भी तगड़म लगा करके, किसी भी तरीके से दिमाग लगा करके, इधर का उधर करके, इधर उधर का इधर करके कुछ ना कुछ नया निकाल देगा। तो वही कुछ मेथड लगा करके इसको भी सॉल्व किया जाता है, वो वहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझना था हमको कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपका 100% क्लियर हो गया होगा। कंसेप्ट ऑफ इन्फिनिटी ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, नॉर्मल सी बात थी। इनफाइनाइट के बारे में कुछ बातें हमको समझना था। पहली बात है कि इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है, यह एक सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, बस यह एक सिम्बॉल है। तीसरी बात कि ये लिखना गलत है कि x बराबर इन्फिनिटी। राइट मेथड टू राइट मतलब लिखने का सही तरीका क्या होता है, टेंस के रूप में लिखा जाता है। अगर कहीं हम लिख दिए कि x बराबर इन्फिनिटी तो इसमें दो बातों को लेकर के चलना है। पहली बात कि या तो x किसी भी रियल नंबर से बड़ा होगा, और दूसरी बात कि x कोई एक फिक्स नंबर नहीं होगा। क्लियर है। अब इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहे हैं कि अगर इन्फिनाइट के साथ कोई चीज़ ऐड होता है या किसी नंबर के साथ इन्फिनाइट ऐड होता है तो वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। इन्फिनाइट के साथ कोई भी चीज़ सब्सट्रैक्ट होता है या इन्फिनाइट में से कोई भी चीज़ सब्सट्रैक्ट होता है तो वैल्यू इन्फिनाइट। इन्फिनाइट के साथ मल्टीप्लाई होने पर प्लस इन्फिनाइट या माइनस इन्फिनाइट आ सकता है, डिपेंड करेगा कि किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इन्फिनाइट, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इन्फिनाइट। क्लियर है। उसके बाद इधर भी था चौथा नंबर, ये दोनों को आप मान करके चलिए, एज्यूमिंग लेकर के चलिए, ये करेक्ट वैल्यू नहीं दिया गया। ठीक है, सवाल सॉल्व करने के लिए ये सही है। 1/0 चाहे 10/0 चाहे 50/0 चाहे 500/0 किसी भी नंबर के बट्टे में अगर 0 आ गया तो वैल्यू इन्फिनिटी। और 1/इन्फिनिटी या 1 के बट्टा में 10 के बट्टा में इन्फिनिटी, किसी भी नंबर के बट्टा में इन्फिनिटी आ जाता है तो उसका वैल्यू आपके लेकर के चलिएगा 0। ठीक है। इन्फिनिटी के साथ इन्फिनिटी को ऐड करने पर इन्फिनिटी आएगा, और इन्फिनिटी के पावर इन्फिनिटी करने पर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो आपका सवाल हो सकता है सर इन्फिनिटी के साथ इन्फिनिटी घटाने पर भी इन्फिनिटी आना चाहिए, तो नहीं भाई साहब, वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, उसका कोई डिटर्मिनेशन वैल्यू नहीं दिया गया है। और उसी के बारे में मैंने आपको बताया कि ये 7 ऐसा वैल्यू है मैथमेटिक्स में अभी तक जिसका कोई वैल्यू नहीं होता है। क्लियर है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कंसेप्ट ऑफ इन्फिनिटी हमारा खत्म हुआ, नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आ रहे हैं। चलिए, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने जा रहा है, रेकरिंग डेसिमल, जिसका यूज हम लोग लॉगरिदम में करने वाले हैं जब एंटी लॉग निकालेंगे उस समय। ठीक है, तो अभी हम उसको पढ़ लेना उचित समझते हैं। छोटा सा टॉपिक है, क्लास 10th में भी आप इसको पढ़े हुए हैं, क्लास 9th में भी आप इसको पढ़े हुए हैं। ठीक ना, बस एक नया चीज़ आपको दिखने को यहाँ पर मिलेगा। टॉपिक है हमारा रेकरिंग सिस्टम, सॉरी रेकरिंग डेसिमल, रेकरिंग डेसिमल। पहली बात इसके बारे में आपको बता दूं, रेकरिंग डेसिमल का मतलब आपको रेकरिंग के फॉर्म में कोई नंबर लिखा रहेगा। जैसे कि आपको जब बता रहे थे, याद कीजिए, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, यानी 0.3333 लिखा हुआ है डॉट 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 करके, आप इसी को लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर रेकरिंग दे दीजिए, यही रेकरिंग डेसिमल है। अगर हम लिखे 2.2323 डॉट डॉट डॉट, तो इसी के बराबर आप लिखिएगा 2.23 है, इस दोनों के ऊपर रेकरिंग दे दीजिएगा। ये भी लिख सकते हैं 0.1234444 डॉट 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 बराबर, तो इसको लिखिएगा 0.123 और 4 के ऊपर रेकरिंग दे दीजिएगा। ठीक है। तीसरी बात 0.123434 डॉट 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 बराबर, तो 0.12 और 3-4 इस दोनों पर रेकरिंग। जिस नंबर को रिपीट करेगा, इसका मतलब समझिए, इस चारों को देखने के बाद आपको बता रहा हूँ कि जिस नंबर को बार बार रिपीट करेगा, रिपीटेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के लिए, कि जिस नंबर को बार बार रिपीट करेगा उस नंबर के ऊपर रेकरिंग आ जाएगा। इसी को हम लोग बार कहते हैं। 3 के ऊपर बार पढ़िए, इसको याद, 3 के ऊपर रेकरिंग पढ़िए। जिसमें देखिए, इसमें 2-3 बार बार रिपीट कर रहा था तो 2-3 के ऊपर रेकरिंग आ गया। इसमें केवल 4 रिपीट कर रहा है तो केवल 4 पर रेकरिंग आया है। इसमें 3-4 रिपीट करने लगा, इसलिए 3-4 पर रेकरिंग आया है। इसी को डैश मतलब बुनका के द्वारा भी, यानी एक बिंदु के द्वारा भी दिखाया जाता है। ऐसे भी दिख दिया जाए तो ये आपका रेकरिंग ही समझिएगा, वो रेकरिंग नहीं होता है। ठीक है। अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है 0.123 और यहाँ पर एक बुनका और यहाँ पर एक बुनका दे दिए, तो समझ लीजिएगा ये नहीं कि 1 और 3 पर रेकरिंग है, समझिएगा 1 से लेकर के 3 के बीच में जितना भी नंबर है, यानी इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच सारा नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। ये लिखने का तरीका है एक। ठीक है। चलिए,
अब आपको बताते हैं सबसे पहली बात कि रेकरिंग डेसिमल 2 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। रेकरिंग डेसिमल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। इसका सॉल्यूशन करना सिखाऊंगा, उसके बाद इसका जोड़ना घटाना आपको सिखाऊंगा, ठीक है। देखिए ये 2 प्रकार के होते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत मजा भी आने वाला है इसमें। रेकरिंग डेसिमल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल रेकरिंग, सिंपल रेकरिंग, और एक होता है कॉम्प्लेक्स रेकरिंग। ठीक है, एक होता है सिंपल रेकरिंग और एक होता है कॉम्प्लेक्स रेकरिंग। आपके मन में सवाल चलेगा, सर किसको सिंपल रेकरिंग बोलेंगे और किसको कॉम्प्लेक्स रेकरिंग बोलेंगे? तो सिंपल रेकरिंग कहने का मतलब कि जिसमें दशमलव के जस्ट बाद यानी डेसिमल के जस्ट बाद रेकरिंग स्टार्ट हो जाए तो उसको सिंपल रेकरिंग बोलेंगे। और कॉम्प्लेक्स रेकरिंग कहने का मतलब कि डेसिमल के बाद कोई नंबर या कोई डिजिट आएगा, उसके बाद कोई ना कोई रेकरिंग स्टार्ट होगा। देखिए समझ में नहीं आया सर जी, तो एग्जांपल से समझाइए। हिंदी में लिख दूं क्या इसका डेफिनेशन कि दशमलव के जस्ट बाद रेकरिंग होगा, ठीक ना। और इसमें क्या होगा? दशमलव के जस्ट बाद रेकरिंग नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से ना क्लियर होगा भाई। देखिए 0.12121212 बार, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0.12। देखिए डेसिमल खत्म हुआ, रेकरिंग स्टार्ट हो गया। दूसरा नंबर एग्जाम्पल 0.777777 डॉट 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 बराबर ये आपका 0.7, इसके ऊपर रेकरिंग, डेसिमल खत्म हुआ, रेकरिंग स्टार्ट हो गया। तीसरा नंबर 0.123123123 डॉट 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 बराबर 0.123 और इस पर रेकरिंग, क्योंकि 1 2 3 रिपीट कर रहा है तो ये आपका कॉम्प्लेक्सेबल रेकरिंग। देखिए कि दशमलव के बाद सीधा स्टार्ट हो गया। चौथा 0.123232323 डॉट 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 बराबर 0.123 और रेकरिंग कहाँ पर? यहाँ पर। क्या ये सिंपल रेकरिंग है? नहीं है भाई साहब, हम गलत लिखे, क्योंकि दशमलव के बाद एक वो अंक आया है तब रेकरिंग आ रहा है, इसलिए ये हमारा सिंपल रेकरिंग नहीं है। ये क्या हो जाएगा? ये हमारा कॉम्प्लेक्स रेकरिंग हो जाएगा। तो एग्जाम्पल में इधर देखिए 0.12323 डॉट 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 बराबर 0.123 और 2 3 पर रेकरिंग। दूसरा नंबर एग्जाम्पल 2.2133333 डॉट 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 बराबर 2.213 है, इसके ऊपर रेकरिंग। समझ रहे हो कि नहीं? इसमें कुछ दिक्कत है क्या? सिंपल रेकरिंग और कॉम्प्लेक्स रेकरिंग पहचान लीजिएगा ना कि अगर दशमलव के जस्ट बाद रेकरिंग आता है, दशमलव के जस्ट बाद रेकरिंग आता है तो वो हमारा सिंपल रेकरिंग होगा। अगर जस्ट बाद नहीं आता है तो सिंपल रेकरिंग नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स रेकरिंग होगा। 1.234 3 4 2 3 4 5 4 5 चाहे सिर्फ 5 5 5 ले लीजिए, 5 5 5 5 डॉट 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 तो बराबर 1.234 और 5 के ऊपर रेकरिंग। बताइए इसमें 3 अंक छोड़े हुआ है, तब कह रहा है कि सिंपल रेकरिंग। ये संभव है क्या? नहीं है। तो ये बात तो पहले आप सीख लीजिए कि सिंपल रेकरिंग किसको बोलेंगे और कॉम्प्लेक्स रेकरिंग किसको बोलेंगे। उसके बाद अब इसके सॉल्यूशन पर चलते कि इसमें सॉल्व कैसे किया जाता है। पहली बात, कभी भी रेकरिंग वाले नंबर को नॉर्मल रेकरिंग में हम जोड़ नहीं सकते। जैसे कि आपको हम अगर क्वेश्चन दे दें, ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक ना, बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि मान लिया कि हम आपको दे रहे हैं क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यू ऑफ नया जोड़ घटा आपको सिखा रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हालत खराब हो जाता है वर्का तेज का सबके। 0.2 के ऊपर रेकरिंग दे दिए प्लस 0.02 के ऊपर रेकरिंग दे दिए, इस दोनों के ऊपर रेकरिंग दे दिए प्लस 0.123 इस दोनों के ऊपर रेकरिंग दे दिए। हम कह दिए कि इस तीनों को जोड़ करके बता भाई साहब, तो समझ में आता है। कहता बाहर है भाई, ये कौन नंबर हुआ? ऐसा जोड़ता आज तक कभी देखे ही नहीं थे जिंदगी में कि रेकरिंग वाला नंबर को जोड़ा जाए। तो रेकरिंग वाले नंबर को जोड़ने, घटाने या गुना या भाग करने के लिए पहले आप उसको नॉर्मल फॉर्म में तोड़ने आना चाहिए। जब तक ये नॉर्मल फॉर्म में नहीं टूटेगा तब तक ये जुटेगा ही नहीं भाई साहब।
ठीक है। तो इतना टाइम भी हमारे पास नहीं है कि आप 9th वाला मेथड से इसको नॉर्मल वे में करो कि x बराबर इतना माना, 10 से गुना किया, फिर 1 घटाए, तब भाग दिए। उतना टाइम नहीं होता है कि इसको उतना अलग अलग वैल्यू निकालेंगे। इससे 4 को 5 को एक साथ दे देगा तो पता चलेगा सबका अलग अलग वैल्यू निकालने में 10 मिनट टाइम बीत गया, ठीक ना। तो इसको जोड़ेंगे क्या, खाक। तो हम एक तरीका सिखा रहे हैं, एक मेथड सिखा रहे हैं। ये मेथड हो सकता है आपके 9th या 10th वाले सर जी भी सिखाएंगे, हम भी बच्चों को 9th 10th में सिखाते हैं। जब रेक्टिंग सिस्टम आता है तो हम वहीं पर उसको बताते हैं। अगर आप जानते हैं तो बहुत खुशी की बात है कि आपके पास अभी तक है 9th 10th का रखा हुआ, ठीक है। नहीं जानते हैं तो सीख लीजिएगा, कोई खराबी नहीं करेगा, ठीक है। देखिए मेथड क्या है, इसमें मेथड क्या कहता है, कंसेप्ट सीखिए, रट्टा नहीं मारना है, कंसेप्ट सीखना है। मेथड कहता है कि अगर सिंपल रेक्रिन होगा, अगर सिंपल रेक्रिन होगा तो जो अंक है उतना आप बट्टे, जितना अंक पर रेक्रिन है उतना 9, काम खत्म, आंसर। जैसे कि देखिए एग्जांपल हम दे रहे हैं कि 0.777 लिखा हुआ है, तो बराबर 0.7 के ऊपर इसको रेक्रिन दे सकते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ना, फ्रैक्शन के रूप में इसका आंसर जो होगा, यानी भिन्न इसका जो होगा या रेशनल नंबर जो इसका आएगा वो क्या आएगा, 7। अब बट्टे क्या के ऊपर रेक्रिन, 1 ऊपर, तो 7/9 आंसर हो गया। पहला आंसर, पहला क्वेश्चन का। दूसरा देखिए कि अगर हम लिखते हैं 0.121212, अभी सिंपल रेक्रिन पर केवल बात कर रहे हैं, ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, 1 2, ठीक है। तो बराबर इसको क्या लिख देंगे हम लोग, इसको लिख देंगे, देखिए 12/2 अंक पर रेक्रिन है तो 2 × 9। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए तीसरा, जैसे कि हम ले रहे हैं 0.234 तो बराबर ये क्या हो जाएगा हमारा 0.234 और तीनों पर रेक्रिन, तो आंसर क्या हो जाएगा 234। अब बट्टे क्या को पर रेक्रिन, 3 को पर, तो 3 को 999। कितना आसान है मेथड ना। इसका कंसेप्ट क्या कहता है कि सिंपल रेक्रिन रहेगा। ये कैसा रेक्रिन है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, ये कैसा रेक्रिन है हमारे पास, ये सिंपल रेक्रिन है। ये भी ध्यान रखना है कि केवल सिंपल रेक्रिन के लिए ऐसा काम करेंगे, अगर सिंपल नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए कॉम्प्लेक्स रेक्रिन अगर आ जाता है तो क्या करेंगे, चलिए आपको एक डाउट आपके मन में छोड़ करके जा रहा है। मान लीजिए कि हम लिख दिए कि 1.23 बराबर 1.23, इसके ऊपर भी रेक्रिन होगा ना, तो इसका भी आंसर वैसे ही आएगा। दोनों ये तो सिंपल ही रेक्रिन है ना, कॉम्प्लेक्स रेक्रिन थोड़ी ना है, तो इसका भी आंसर वैसे ही आएगा। देखिए इसका आंसर भी आप वैसे बना सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इसमें गलती कर जाओगे, ठीक ना। आपको लग रहा होगा कि इसका आंसर 123/99 होगा, ये ना होगा, लेकिन वो गलत आंसर आएगा। इसको सस्पेंस में रखते हैं, बस थोड़ा सा हमको 2 मिनट टाइम दीजिए, इसका भी आंसर आप खुद से बता दीजिएगा। कॉम्प्लेक्स रेक्रिन का बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स रेक्रिन में क्या होता है, सो देखिए जैसे कि 5वां नंबर कॉम्प्लेक्स रेक्रिन ले रहे हैं, 1.23 1.23 और 3 के ऊपर रेक्रिन बराबर, इसका वैल्यू क्या होगा सो बता रहे हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स रेक्रिन में क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स एक नहीं, पहले 0 से लेकर के स्टार्ट करते हैं। चलिए 0, 1 वाला बाद में, अभी नहीं, 0 से लेकर के स्टार्ट करें, 0.23। क्या करना है कि जो नंबर लिखा उस नंबर को लिख लीजिए, 23 लिखा हुआ है। जिस पर रेक्रिन नहीं है उसको घटा लीजिए, सब में यही काम कीजिएगा, जिस पर रेक्रिन नहीं है उसको घटा लीजिए। अब बट्टा में जितना पर रेक्रिन है उतना 9 और जितना पर रेक्रिन नहीं है उतना 0, यानी 1 अंक पर रेक्रिन था तो 1 9, 1 पर रेक्रिन नहीं था तो 1 0 बराबर। इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर होगा 21/90। क्लियर है। छठा बात 0.123 बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0.123 और रेक्रिन किस पर है, 2 3 पर है। तो फाइनल आंसर क्या होगा बताइए तो, 123 में से घटेगा कितना, 1, अब बट्टा कितना, 2 पर है तो 2 9, 1 पर नहीं तो 0 बराबर। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 122 अब बट्टे 990। क्लियर है। 7वां नंबर देखिए जरा सा, 7वां नंबर आपको दिखा रहे हैं। ये सब बेसिक है, इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा आपको दिखा चुके हैं, क्वेश्चन ऐसा पूछता है इसमें, ठीक ना। तो सबका वैल्यू निकालने आएगा तब तो निकालिएगा ना। अब जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन आपको सस्पेंस में छोड़ के जा रहे हैं। अब 1.23 तो बराबर इसका वैल्यू हो जाएगा 1.2 और 3 के ऊपर रेक्रिन, इसका वैल्यू कितना होगा सो छोड़ करके जा रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों करना अभी हमको जरूरी है, क्योंकि इसमें भी ये सिंपल रेक्रिन, एक सिंपल रेक्रिन और ये कॉम्प्लेक्स रेक्रिन। इसका भी नाम क्या लिख दीजिएगा, ये आपका कॉम्प्लेक्स रेक्रिन है, ये आपका कैसा है, कॉम्प्लेक्स रेक्रिन है। कॉम्प्लेक्स रेक्रिन वाला का अलग कंसेप्ट है, कॉम्प्लेक्स रेक्रिन वाला का अलग कंसेप्ट है और सिंपल रेक्रिन वाला का अलग कंसेप्ट है। क्लियर है कि नहीं 100%, ठीक है।
बहुत आसान लग रहा होगा अभी। इस क्वेश्चन को भी करेंगे, इसको हम नहीं मिटाएंगे अभी, ठीक ना, चिंता मत कीजिए, इसको रहने देंगे, इसको भी नहीं मिटाएंगे, इसका भी आंसर हम आपके सामने देंगे। और इस दोनों को भी अभी नहीं मिटाने वाले, इस दोनों को भी रहने देने वाले, ठीक है, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा कंसेप्ट सिखाना होगा, तब आपको सही सही बताना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, ना मैं इस क्वेश्चन को मिटाया हूँ आपके बोर्ड पर से, ना इस क्वेश्चन को मिटाया, ना इस क्वेश्चन को, ये दोनों तो अभी कर लेंगे, पहले अभी के कंसेप्ट से, इसके बाद में इसको करेंगे। देखिए जरा सा, आप हमको बताइए, अगर आपको हम दे देंगे 3.2 लिखा हुआ है, 3.2 लिखा है, तो इसको बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट, इसको बोलते हैं डेसिमल पार्ट, मतलब ये पूरा पूर्ण संख्या है और ये दशमलव के बाद, इसलिए इसको डेसिमल पार्ट। तो आप इंटीग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट को आसानी से अलग अलग करके लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है क्या? इंटीग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट को अलग अलग नहीं लिख सकते। 3.3 जोड़ 0.2 जोड़ेगा तब ना 3.2 होगा। अगर लिखा हुआ मान लीजिए कि 2.12, तो इसी को आप क्या लिखिएगा, 2 जोड़ 0.12 लिख सकते हैं कि नहीं। ये इंटीग्रल पार्ट अलग है, डेसिमल वाला पार्ट अलग। क्लियर है? यही कंसेप्ट इसमें लगाना है। आप देखिए जरा सा, जैसे कि अगर हम आपको दे देंगे, नोट करके इस दोनों पॉइंट को लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा। पहला पॉइंट कि a.b इसके ऊपर अगर रेखरीन आ जाए तो इसको आप क्या पहले बना लीजिएगा, इसको बनाइएगा a प्लस 0.b के ऊपर रेखरीन। क्लियर है? पहला बात यही है कि अगर a कोई नंबर रहेगा तो a प्लस a.b या b के ऊपर रेखरीन है, a को अलग कर लीजिएगा और b को अलग कर लीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात, जैसे कि अगर हम आपको दे दे कि a पॉइंट b c d और इस दोनों पर रेखरीन दे दे, d पर रेखरीन नहीं दे, इसका वैल्यू अगर हम आपको निकालने के लिए कह देंगे तो क्या लिखिएगा, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? ये क्यों नहीं पॉसिबल है? इसका रीजन जानिए। देखिए, आप एक बात समझिए कि रेखरीन का रियल मतलब क्या होता है। रेखरीन का रियल मतलब है कि उस नंबर को बार बार रिपीट कर रहे हैं। मतलब अगर हम किसी चीज़ में भाग दे रहे हैं, जैसे कि a मर्तबे लग गया, फिर डेसिमल आया, अब b और c बार बार रिपीट कर रहा है, तब तो b और c पर रेखरीन आया है। और ऐसा हो सकता है कि b और c जब बार बार आ रहा है तो लास्ट में कोई d नंबर आ जाए। पॉसिबिलिटी है क्या ऐसा? बिल्कुल नहीं, 0% भी चांस नहीं है कि वो डी आ जाएगा, इसलिए ये कभी पॉसिबल नहीं। अब एक बात याद रखिएगा कि डेसिमल रेखरीन जब भी आएगा तो लास्ट डिजिट को लेकर के आता है, लास्ट डिजिट कभी नहीं छोड़ सकता, वो हमेशा लास्ट डिजिट को लेकर के ही आएगा वो रेखरीन, हमेशा। लास्ट डिजिट अगर छोड़ेगा तो मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है, कभी नहीं पॉसिबल है, ठीक है। चलिए, एक तीसरी बात, जैसे कि इस पर अगर एक क्वेश्चन करा दूँ आपको तो सीधा आप, जैसे कि हम आपको बोल दें एग्जाम्पल में कि 0.123 इसका वैल्यू निकालना है, तो आपको लग रहा हो कि सिंपल रेखरीन है, इसका वैल्यू ही नहीं निकलेगा, ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। और तीसरी बात क्या है, जैसे कि अगर हम लिख दें कि a रेखरीन प्लस डॉट b या c बराबर, ये क्या होगा? अभी भी आपके मन में अब फिर से चलने लगा होगा, सर जी ये भी पॉसिबल नहीं हो क्योंकि अंतिम डिजिट तो लिया ही नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इतना भी इसी का यूज है लॉगरिदम, याद रखिएगा। अभी तक हम जो डेसिमल रेखरीन पढ़ाए हैं, समझ लीजिए केवल इसी के लिए पढ़ाए हैं, इससे पहले के लिए कुछ नहीं पढ़ाए, ठीक है। ये क्या होता है याद रखिएगा, इसका मतलब होता है कि कभी भी अगर इंटीग्रल पार्ट पर रेखरीन आ जाए, कभी भी अगर इंटीग्रल पार्ट पर रेखरीन आ जाए तो वो निगेटिव नंबर की तरह बिहेव करता है। निगेटिव नंबर को दर्शाने के लिए उसको उसके ऊपर रेखरीन दिया जाता है। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -a प्लस 0.b, ये निगेटिव नंबर है, ये होता है। यानी इसके नीचे आप लिख लीजिएगा व्हेन रेकरिंग ऑन इंटीग्रल पार्ट देन इट्स बिहेव एज then it's when recurring on integral part then it's treated as, treated का मतलब वर्क करना, then it's treated as नेगेटिव नंबर। जैसे कि एग्जांपल अगर आपको बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना भी पूछो मत, लॉगरिदम में एंटी लॉगरिदम में इसका यूज आएगा। जब हम अगर लिख देते हैं कि 2.34 और इसके ऊपर रेखरीन, तो इसका वैल्यू अगर आपको बताना है तो इसका क्या कहिएगा, ये आसान है, ये रेखरीन वाला सवाल नहीं। इसको आप लिखिएगा -2, इसका मतलब -2 और प्लस 0.34, घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, निगेटिव में आएगा वैल्यू माइनस,
1.6 और ये 6, 1.66, मतलब 2 में से इतना घटाना लीजिए, यही आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत? ये तीनों नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। अब इस दोनों सवाल पर चलते हैं। अब देखिए इसका वैल्यू आपको बताना है, तो आप इसको क्या लिखिएगा, इंटीग्रल पार्ट को अलग कीजिएगा तो 1.023 के ऊपर रेक्रीन, यानी 1 प्लस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 23/99, बराबर ऐड कर लीजिएगा तो 99 और 99 आप प्लस 23 बराबर कितना हो जाएगा 99 और 23 100, यानी 122 अब बट्टे कितना 99। क्लियर है? चलिए इसके लिए क्या करना है, कम्प्लेक्स रेक्रीन है, इसमें भी वही काम करेंगे। इसके बराबर 1.0.2 और 3 के ऊपर रेक्रीन बराबर 1 प्लस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 23 में से 2 घट जाएगा तो 21, अब बट्टे कितना 90, क्योंकि एगो पर रेक्रीन है एगो पर रेक्रीन नहीं है, तो बट्टा पर के जोड़ेगा तो 90 जोड़ 21 अब बट्टे 90 बराबर 90 21 कितना हो जाएगा 111 बट्टे 90। फाइनल आंसर 100% क्लियर है। उम्मीद कर रहा हूँ कि 1% का भी दिक्कत नहीं होगा इसमें, अब इस प्रकार के रेक्रीन वाला नंबर को निकालने में, ना इसमें ना इसमें ना इसमें ना इसमें। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब ये क्वेश्चन हम करने वाले, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है तो इसको नहीं कर सकते। चाहे रुकिए 1 मिनट कर दे रहा हूँ, इसको उधर उठा करके थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा। नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसका इस क्वेश्चन को करने वाले हैं अब हम। चलिए ये 2 क्वेश्चन, ये पहले वाला क्वेश्चन है और ये कि मैंने अभी अपनी मर्जी से लिया, ठीक ना। ये दोनों क्वेश्चन को कर देंगे, उसके बाद हम आपको 5-7 क्वेश्चन होमवर्क के लिए देंगे, आप ट्राई कीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद हम लोग आज का क्लास स्टॉप करेंगे, ठीक है। देखिए जरा से इसका क्या लिखा हुआ है, 0.2 के ऊपर रेक्रीन है, 0.02 के ऊपर रेक्रीन है, प्लस 0.123 और 2-3 के ऊपर रेक्रीन है। वैल्यू बताइए इसका कितना हो जाएगा 2/9, इसका क्या हो जाएगा, देखिए 0.2 है लेकिन 2 बट्टे कितना 0.2 होगा, बट्टे कितना आ जाएगा 99, प्लस ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 123, मतलब 123 में से 1 घटेगा तो 122, अब बट्टा कितना 2 पर 9 है तो 2 99, सॉरी 2 9 आएगा 0 बराबर बट्टा पर का जोड़ घटाव कर लीजिए 990, इसका एलसीएम आएगा मेरे समझ से 9 से लगेगा 110 मरतबे तो ये आपका हो जाएगा 220, प्लस 99 से लगेगा 10 मरतबे तो 10 दूना 20 और प्लस इसे 1 मरतबे तो 122, ऐड कर लीजिए इसको 2 0 2 2 4 2 6 1 और 2 1 362 बट्टे 990। कहीं पे कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगा, 2 2 2 4 2 6 2 1 3, 100% सही आंसर। अगर कटने वाला है तो काट दीजिए, नहीं कटने वाला छोड़ दीजिए, उतना ही पर रहने दीजिए, ठीक है। इसको अगर जोड़ेंगे तो इसका फाइनल क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका 2.12 इस दोनों के ऊपर रेक्रीन है, 0.34 4 के ऊपर रेक्रीन है, 2 के ऊपर रेक्रीन, डेसिमल 3 4 के ऊपर दोनों के ऊपर रेक्रीन, प्लस 0.12 इस दोनों के ऊपर रेक्रीन। क्लियर है, बराबर इसका वैल्यू क्या लिखिएगा, अलग अलग कीजिएगा तो 2 प्लस 0.12 के ऊपर रेक्रीन, प्लस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, डायरेक्ट है 0.34, अभी अलग अलग कर लेते हैं 4 के ऊपर रेक्रीन, प्लस इसको अलग अलग कीजिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस 2 ना बनेगा क्योंकि 2 के ऊपर भी रेक्रीन है, अब प्लस ये आपका बनेगा 0.34 इस दोनों के ऊपर रेक्रीन है, प्लस 0.12 इस दोनों के ऊपर रेक्रीन है। देखिए प्लस 2 और ये माइनस 2 तो यहीं पर कैंसिल हो जाएगा, कोई लफड़ा ही नहीं रहा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 12/99, प्लस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 34 में से 3 जाएगा तो 31/90 और प्लस इसका वैल्यू हो जाएगा 34/99 और प्लस इसका वैल्यू 12/99, ठीक है। ये दोनों तो सेम ही आ गए। अब इसका एलसीएम लीजिएगा 99 और 90 का एलसीएम आप लीजिएगा तो मेरे समझ से ये आपको आ जाएगा 990। 99 से 10 मरतबे तो 12 दाएँ का 120 प्लस 90 से 11 मरतबे, 90 से 11 मरतबे 0 9 11 99, ठीक है। तो 31 से 31 1 3 1 4 1 3 बराबर कितना हो जाएगा 341, प्लस 99 से क्या मरतबे 10 मरतबे यानी 340, प्लस 99 से फिर से 10 मरतबे तो 120, ऐड कर लीजिए सबको 0 0 1 2 4 2 6 6 और 4 10 और 2 12 का 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 921 बट्टे 990। कटने वाला है तो काटिए, नहीं तो आंसर छोड़ दीजिए, बस इतना ही काफ़ी है। क्लियर है या नहीं, कोई डाउट? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 5-7 क्वेश्चन आपको दूंगा घर से बनाने के लिए, इसी पर आधारित आप प्रैक्टिस कीजिएगा
बहुत मज़ा आएगा आप लोग को बनाने में। उम्मीद कर रहा हूँ कि इससे ज़्यादा आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें आपको 1% भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये लिख करके मैं लाया हूँ। होमवर्क में सबसे पहला आसानी है, 0.5 इसके ऊपर एक ऋण है। मैंने अपनी मर्जी से क्वेश्चन सब लिखा है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है जो कहीं कहीं से लेकर के आया, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन अपनी मर्जी से। 3 का आंसर 0.0125 और 2.5 पर एक ऋण है। चौथा 0.2 के ऊपर एक ऋण प्लस 0.02 के ऊपर एक ऋण प्लस 0.023 के ऊपर एक ऋण। इसमें केवल 2-3 के ऊपर एक ऋण है। एक ऋण किसके ऊपर जा रहा है ये ध्यान रखिएगा हमेशा। पाँचवा 2.3 के ऊपर एक ऋण प्लस 21.2 के ऊपर एक ऋण प्लस 3.03 के ऊपर एक ऋण। छठा है 2.37 और इसमें 7 के ऊपर एक ऋण प्लस 2.12 इसमें केवल 2 के ऊपर एक ऋण। सातवां है 1.34 इस दोनों के ऊपर एक ऋण प्लस 1.23 केवल इस 3 के ऊपर एक ऋण। ठीक है, और आठवां इफ a बराबर 0.9 इसके ऊपर एक ऋण एंड b बराबर 1, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ऑप्शन नंबर ए बराबर b, ऑप्शन नंबर बी a इज ग्रेटर देन b, ऑप्शन नंबर सी a इज लेस देन b, ऑप्शन नंबर डी नन। और लास्ट एक क्वेश्चन, कल भी 9 था आज भी 9। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन जो कर लिया ना समझ लेंगे कि बहुत अच्छा समझ लिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट क्यूब है यहाँ पर, ये रूट स्क्वायर नहीं, ये रूट क्यूब है यहाँ पर 3 छुपा हुआ। ठीक है, 0.037 के ऊपर एक ऋण। ठीक है, अब प्लस 0.69 के ऊपर एक ऋण, ये रूट क्यूब है। ठीक है, इतना क्वेश्चन था। ये सारे होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, हम नंबर्स के बारे में बहुत डिटेलिंग में पढ़े भाई। मुझे नहीं लगता कि इतना डिटेलिंग शायद ये आप कहीं पर पढ़े होइएगा या फिर पढ़िएगा। अगर आप पढ़िएगा तो खैर अच्छी बात है, बहुत सारे सर बताते हैं। ठीक है, लेकिन नंबर्स को हमने बेसिक के रूप से बहुत डिटेल में पढ़ लिया हम लोगों ने नंबर के बारे में। उतना भी डिटेल नहीं है जितना कि अगर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बैठा जाए तो उतना भी नहीं है। बेसिक के लिए जितना होना चाहिए उसमें बहुत डिटेल है हम लोग पढ़े। ठीक है, नंबर्स हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद कोई न्यू टॉपिक लेकर के कल हम लोग आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।